Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारे पास बात चल रही थी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अंतराकाशीय छिद्र, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, तो देखो आज हमको अंतराकाशीय छिद्र में कौन सा छिद्र पढ़ना है? चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था अष्टफलकीय छिद्र। आज हमको पढ़ना है चतुष्फलकीय छिद्र। उम्मीद करता हूँ वो वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चतुष्फलकीय छिद्र की हम बात करते हैं। सबसे पहले चतुष्फलकीय छिद्र होता क्या है, बनता कैसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो हमारे पास किसी ठोस में तीन कण इस प्रकार रखे हुए हैं। तीन जो गोले हैं, तीन जो कण हैं वो इस प्रकार रखे हुए हैं, रख दो। ठीक है, पास पास बढ़ते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद जो चौथा कण है या चौथा गोला है वो रखा हुआ है इस प्रकार। चौथा गोला है वो रखा है इस प्रकार, यानी कि तीन गोले तो एक साथ रखे हुए हैं। फिर उसके ऊपर रखा हुआ है चौथा गोला, जो कि तीन गोलों के बीच में जो छेद है ना उसको ढक रहा है। तो ये तीन गोले और ये जो एक ऊपर गोला है, इनके बीच में कुछ खाली स्थान बच जाता है। इनके बीच में ये खाली स्थान बच जाता है, हमको दिख नहीं रहा लेकिन मैं बस दिखा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र। अब आप कहेंगे सर इसको चतुष्फलकीय छिद्र क्यों बोलते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र क्यों बोलते हैं? तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पास तीन गोले हैं, 1 2 3। अब मैं इस तरीके से देख रहा हूं। अभी तो मैंने ऊपर से देखा था, गोलों को ऐसे देखा था। अब मैं इस तरीके से देख रहा हूं सामने से। ठीक है, तो तीन गोले हैं और एक गोला ऊपर है। मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूं। इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर आप मिला दो, 1 2 3 4, इन चारों गोलों के अगर आप सेंटर को मिला देंगे, केंद्र को मिला देंगे, तो क्या बनता है? एक आकृति बनती है। किसकी आकृति बनती है? चतुष्फलक की बनती है। ठीक है, हमारे पास चार गोले हैं जिनमें से तीन एक साथ रखे हुए हैं, चौथा उनके छेद के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इन चारों गोलों के केंद्र को यदि अगर मिला दिया जाए तो एक चतुष्फलक की आकृति बनती है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चतुष्फलकीय छिद्र। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है? कल की तरह त्रिज्यानुपात निकालना है। त्रिज्यानुपात किस किस में? ये जो बड़ा गोला है ना, बड़ा गोला, जिसको हम ऋणायन भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ऋणायन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे बीच में जो खाली स्थान है, छिद्र है। ठीक है, जो छिद्र है वो भी एक छोटे गोले के रूप में है, इसको हम धनायन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन, इनके बीच में हमको क्या निकालना है? त्रिज्या का अनुपात निकालना है। जैसे हमने कल निकाला था ऐसे ही हमको आज निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात हमको यहां पे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। सीमांत त्रिज्या अनुपात। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखो हम चतुष्फलकीय की जब भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक घन मान लेते हैं। एक घन है हमारे पास। ठीक है, अगर चतुष्फलकीय की आकृति समझ में नहीं आए तो आप क्या करोगे? एक घन मान लीजिए। ठीक है, और जो हमारे पास चार कण थे ना, चार गोले थे, वो कहाँ पे व्यवस्थित हैं? चतुष्फलक के कोनों पर व्यवस्थित हैं। चतुष्फलक के चार कोने ले लीजिए। चतुष्फलक के चार कोने ले लीजिए और उन पर क्या रख दीजिए? गोला। उनके कोनों पर क्या रख दीजिए? गोला, जो अभी हमने बताया था। लेकिन कौन से कोनों पर रखना है? अल्टरनेट कोनों पर रखना है, एकांतर कोनों पर रखना है। जैसे मैंने एक गोला यहाँ रख दिया तो एक गोला मैं यहाँ नहीं रखूंगा, यहाँ रखूंगा। ठीक है, एकांतर इस तरीके से।
ठीक है। अब एक गोला यहाँ है तो एक गोला मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। एक गोला यहाँ है तो एक गोला मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये एकांतर कोणों पर हो गया। तो कोई भी गोले एक ही किनारे पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी गोले एक ही किनारे पर नहीं होने चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 गोले हो गए। इनको मैं मिला देता हूँ, इनके केंद्रों को हमें मिलाना है। देखो एक बात और बच्चों, ये मैंने सिर्फ बिंदु बनाया है, पूरा गोला नहीं बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है त्रिज्या अनुपात, ठीक है। रेडियस रेशियो निकालना है। तो मैंने पूरा गोला नहीं बनाया, पूरा गोला बनाता तो कुछ इस तरीके से बनता, ठीक है। फिर इसकी संरचना को समझना मुश्किल हो जाता। तो मैंने केवल इस गोले के केंद्र बिंदु को बनाया। आप ये मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है, उस गोले का केंद्र बिंदु है ये, उस गोले का केंद्र बिंदु है, ठीक है। पूरा गोला नहीं है, पूरा गोला नहीं है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये 3 गोले हैं, इनके बिल्कुल बीचों बीच एक छिद्र है, छिद्र है, ठीक है। उस छिद्र में हम क्या रख देते हैं, एक छोटा गोला रख देते हैं जो कि क्या है, धनायन है। छोटा गोला रख देते हैं जो कि क्या है, धनायन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये छोटा गोला और ये जो बड़ा गोला है, ठीक है, ध्यान रखना ये बड़ा है, ऋणायन है, और ये धनायन है। इनके बीच में त्रिज्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B, इसको नाम दे दिया मैंने C दे दिया, इसको नाम दे दिया D, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने किया पहले तो देखो इसको अच्छे से मिला देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे अनुपात निकालना है। किस किस के बीच में, इस गोले के बीच में और इस गोले के बीच में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अनुपात निकालने के लिए जैसे हमने वहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया था, क्या हम यहाँ पे भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने O से, ये जो केंद्र बिंदु A है ना, केंद्र बिंदु A से O तक एक लाइन खींच ली, ठीक है, इसको मिला दिया। ये जो केंद्र है ना, इसको मैं मान लेता हूँ O, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, O से A तक की दूरी ज्ञात करनी है। O से A तक की दूरी ज्ञात करनी है, O से A तक की दूरी का अनुपात निकालना है। वही हमारे पास क्या है, सीमांत त्रिज्या अनुपात। अब मैंने क्या किया, O से एक लंब डाला, O से एक लंब डाला, किस पे, AD पर डाला, AD विकर्ण पर डाला। आपने किए होंगे मैथ में, ठीक है, मैथ में किए होंगे, बायो वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने 10th क्लास में किए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, O से और AD पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे धनायन के केंद्र से AD पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अतः त्रिभुज OAP से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि लंब डाला है, लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये त्रिभुज OAP को हम देख रहे हैं, त्रिभुज OAP को हमको देखना है। ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अच्छा इसको मैं P मान लेता हूँ ना, P मान लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे P क्या है, P मैंने इसको मान लिया। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण हम लिखते हैं, हमारे पास जो आती है पाइथागोरस प्रमेय, OA स्क्वायर, ठीक है, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। ये हमको कर्ण ज्ञात करना है जैसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर और OP स्क्वायर, AP स्क्वायर और OP स्क्वायर। देखो ये जो A से P तक की दूरी है, A से P तक की दूरी है, देखो यहाँ पे A से P तक की दूरी का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा गोला इस तरीके से है, पूरा का पूरा गोला इस तरीके से है P तक, ठीक है। तो A से जो P तक की दूरी है ना, उसको हम मानते हैं R माइनस, ठीक है, R माइनस है क्योंकि पूरा का पूरा गोला है यहाँ पे। ये अगर हम इसको पूरा गोला बनाते हैं, ठीक है, पूरा गोला बनाते हैं बड़ा सारा, तो जो गोले की त्रिज्या होती ना, पूरा गोला यहाँ तक आता P तक, तो जो गोले की त्रिज्या होती ना, वही हमारे पास क्या है, O से P तक की दूरी है, ठीक है। तो O से P तक की दूरी क्या हुई, R माइनस।
देखो बड़े वाले गोले के लिए हम त्रिज्या लेंगे आर माइनस, ठीक है, और छोटे वाले गोले की त्रिज्या हम मान रहे हैं आर प्लस, ठीक है, आर माइनस यानी कि ऋणायन के लिए और आर प्लस यानी कि धनायन के लिए। तो ए से पी तक की दूरी हम क्या मान लेंगे आर माइनस। देखो कुछ भी समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है, आपके फीडबैक का हमेशा मुझे वेट रहता है। ए पी हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओपी की, हमें ओपी निकालना है। अब ओपी कैसे निकालें, ओपी में इस तरीके से गोले नहीं हो सकते, ध्यान रखना, इस तरीके से नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो ए डी में इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे दो गोले पास पास थे, लेकिन यहाँ पे पास पास नहीं है। अब ओ पी की दूरी कैसे निकालेंगे, अच्छा देखो इस वाले बिंदु को क्या मान लो, सी एफ, ठीक है, क्या मान लोगे, सी एफ। अब देखो आप खुद देखो कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ठीक है, आप देखने की कोशिश करना, ये जो ओपी वाली लंबाई है वो सी एफ की क्या है, आधी है, वो सी एफ की क्या है, आधी है। दिखने में लग रहा होगा ये है और फिर ये है, ठीक है, तो ये ओपी क्या है, सी एफ की आधी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सी एफ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ सी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें ओपी का मान निकालना है, ठीक है, हमें ओपी का मान निकालना है। ओपी का मान निकालने के लिए हमें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा मैं ओपी का मान त्रिभुज ADF से, मुझे ओपी का मान निकालना है। ओपी के मान के लिए देखो अभी आपके पास निकल के आएगा, वीडियो में छोड़ना, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट तक कि मैंने किया क्या है। ये मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं। देखो ओपी का मान निकालना है तो ओपी का मान किससे निकलेगा, ADF। कैसे निकलेगा हम बताते हैं, ठीक है। तो ADF में भी आप वही लगा दो, क्या, AD स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ये AF है और FD है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ बिल्कुल हैं, ये AF और FD दोनों बराबर हैं। तो मैं अगर AF को भी FD लिख दूं, AF को भी FD लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो FD प्लस FD क्या हो जाएगा, 2FD स्क्वायर हो जाएगा। AD का मान क्या हो जाएगा, 2FD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर वही रहने देते, FD क्यों लिखा, आपने FD क्यों लिखा, तो भैया बता रहे हैं। देखो अच्छा FD है ये, FD को मैं CF लिख सकता हूं। देखो ये हमारे पास घन है, घन की सारी भुजाएं क्या है, समान है, यहाँ पे सारी भुजाएं क्या है, समान है। तो ये जो DF है या FD है, इसको मैं CF लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2CF स्क्वायर, ठीक है, सेम ही तो है। अगर मैंने FD को CF लिख दिया तो क्या कर दिया, क्या बुराई कुछ कर दिया क्या, कुछ गलत कर दिया क्या, ठीक है, कुछ गलत किया क्या, नहीं किया, ठीक है। अब AD की दूरी क्या है, AD की दूरी क्या है, देखो AD का मतलब क्या है कि एक कण तो हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, और D पे जो कण रखा है ना वो इस तरीके से है, ठीक है। A पे जो कण रखा है ना वो इस तरीके से है और D पे जो कण रखा है वो इस तरीके से है। देखो हमारे पास केवल बिंदु दिखाए हुए हैं, पूरा नहीं दिखाया हुआ। अब देखो A से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है, R माइनस, और D से लेके P तक की दूरी क्या होती है, R माइनस, ठीक है, R माइनस होती है ना। तो A से लेके D तक की दूरी क्या हो गई, R माइनस और R माइनस, तो क्या हो गई 2R माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बात आती है CF स्क्वायर की, तो CF स्क्वायर में CF लिखना है, हमें CF स्क्वायर लिखना है। देखो CF स्क्वायर किसका डबल है, OP का, ठीक है, या OP CF का क्या है, आधा है, OP क्या है, CF का आधा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू OP स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको 2 इंटू OP स्क्वायर लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख लो, स्क्वायर लिख लो, क्या दिक्कत है,
ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैंने क्या किया, 2r माइनस स्क्वायर को 4r माइनस स्क्वायर लिख दिया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो OP स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सिर्फ OP स्क्वायर का मान रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो OP स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, r माइनस स्क्वायर। देखो 4 से अगर ये 4 काटना चाहो तो काट सकते हो, और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो r माइनस स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, r माइनस स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 दे लेना है ना, ये हमारे पास काम में आने वाली है। तो r माइनस स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो आगे की बात करते हैं हम। आगे देखो हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ केवल क्या निकालना है, OP निकालना है, केवल OP निकालना है। OP निकालने के लिए देखो हमने कितनी मेहनत की है, ये OP निकालने के लिए। तो OP का मान क्या आ जाएगा, OP का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 r माइनस। मैं लिख सकता हूँ r माइनस स्क्वायर को r माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि OP स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, OP लिख दिया। तो 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और r माइनस का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस हो जाएगा। ठीक है, r माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, OP की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, OP, AP और OA व OA का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखते जाइए बस आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं समीकरण को, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 है। तो पहले तो हम OA का मान रख देते हैं। OA का मान हमने क्या देखा था, मैंने डायग्राम मिटा दिया, लेकिन हमने क्या देखा था, r प्लस के r माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ये देखा था, बड़े गोले और छोटे गोले की त्रिज्या देखी थी, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद AP का मान क्या था, r माइनस, इसका आ जाएगा स्क्वायर। OP का मान क्या है, OP का मान हमारे पास क्या है, 1/√2 r माइनस का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब इसको मैं क्या है, सोल्व कर देता हूँ। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो r प्लस के r माइनस का स्क्वायर, और r माइनस स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख दिया, प्लस हाफ r माइनस स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और r माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से मैं क्या करता हूँ, मेरे को केवल r प्लस और r माइनस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये क्या है, 1 और 1 प्लस 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 3/2। चूंकि मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाने पे अंडर√2। ठीक है, और जो r माइनस स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, r माइनस हो जाएगा खाली। ठीक है, r माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना, तो r माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो r माइनस अगर मैं इधर ले जाऊं तो जैसे मैंने कल किया था, तो अंडर√3/2 r माइनस माइनस के r माइनस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे r माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, r माइनस कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अंडर√3/2 माइनस के 1। r माइनस कॉमन लिया, अंडर√3/2 r माइनस 1, अंडर√3/2 माइनस 1, ये r प्लस आ गया। अब r माइनस को वापस से मैं यहाँ ले आता हूँ कल की तरह, r प्लस अपॉन r माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर√3/2 माइनस के 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अंडर√3/2 की वैल्यू रख दोगे। अंडर√3/2 की वैल्यू रख दोगे। अंडर√3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.225, माइनस का ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.225 आ गया।
देखो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिज्यानुपात हो गया, इसको हम आर आर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम आर आर से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया, चतुष्फलकीय के लिए हो गया। जब भी हम चतुष्फलकीय छिद्र की बात करेंगे तो वहां पे जो सीमांत त्रिज्या अनुपात होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने धनायन और ऋणायन ले लिए, आप खाली छिद्र के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी बुकों में कुछ अलग दिया गया होगा, वहां पे छिद्र लिख रखा होगा धनायन की जगह, है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छिद्र भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका आपको सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।